हाथ में बैक चला जाता है तो सेटिंग पे हाथ रेड एजेंटिक रेड ये बड़ा कॉम्प्लेक्स डांस है और आज आप देखेंगे सिर्फ एक मैट्रिक्स को बना के सिंपल से फाइल अपलोड करके छोड़ दो हाथ लगा फिर डिटेल्स मालूम करना चाह रहे हैं कर तो उसके लिए करना क्या है ठीक है तो हम अब बनाएंगे वेब सर्च टूल सॉरी फाइल सर्च तो फाइल सर्च टूल हम कैसे बनाएंगे सबसे पहले कोड हम शुरू से लिखते हैं वर्ड क्लोज एंड में नेक्स्ट वाले स्टेप पे जब भी चलाएंगे तो हम पहले शॉर्ट कोड लिखते हैं हम देता हूं फ्रॉम एजेंट इंपोर्ट एजेंट की क्लास और ब्रदर की क्लास और टूल हमारे पास क्या है फाइल सर्च टूल तो फाइल सर्च टूल ओके फिर उसके बाद हमने एजेंट बनाना है और उसके लिए टूल पास एजेंट के अंदर हमने क्या क्या चीजें पास करनी थी नेम भी नाम पास कर सकते हैं नाम भी लग सकता है नेम हमने असिस्टेंट कर लिया इंस्ट्रक्शन हो गई और हमारे पास टूल्स हो गए अच्छा टूल्स के अंदर हमने अगेन मल्टीपल टूल्स हम पास कर सकते हैं हम चाहे यहाँ पे फाइल सर्च टूल के साथ वेब सर्च टूल भी पास कर सकते हैं दोनों पास कर सकते हैं लेकिन अभी हमारा फोकस है फाइल सर्च टूल पे तो इसको पहले देख लेते हैं फिर आप चाहे तो आगे भी देख लें मस्ती की बात नहीं है टूल्स पास कर दिए मॉडल में पास कर दूं 4O और 4O मिनी 4O और 4O मिनी में क्या डिफरेंस होगा क्या फर्क होगा अगर मैं 4O मिनी यूज करता हूं जो मुझे डिफिकल्टी आई थी उसके अंदर 4O मिनी समटाइम्स आपके पास टूल कॉलिंग मिस करता है मतलब क्या होता है उसे समझ नहीं आता कुछ प्रॉम्प्ट के अंदर कि जो है इस टाइम पे मुझे टूल कॉल करना चाहिए तो आपको बहुत ऑप्टिमाइजेशन करनी होती है अपने प्रॉम्प्ट के अंदर इंस्ट्रक्शन के अंदर तब जाके टूल कॉलिंग अच्छी होगी तो टूल कॉलिंग में ज़्यादा अच्छा है जेमिनी भी बहुत अच्छा है टूल कॉलिंग के अंदर बट अभी तो हम अपने जाएंगे मॉडल यूज कर रहे हैं ओके तो टूल्स हम चाहे तो मॉडल भी यहाँ पे पास कर सकते हैं जो कि हम कर रहे हैं GPT और O मिनी GPT-4 मिनी ओके ये हमारे पास मॉडल हो गया उसके बाद हमने क्या किया है जो कि हमारा स्टार्टिंग एजेंट में पास कर दिया उसके अलावा एक और चीज पास करनी होती है इनपुट अच्छा इनपुट इसको एजेंट को चलाने से पहले हमें कुछ और भी काम करना है काम ये है कि फाइल सर्च टूल क्या करता है फाइल में से डेटा निकाल के आपको लाने देता है फाइल तो दी नहीं है कि भाई इस फाइल में से डेटा निकाल के देता है तो दिया नहीं है फाइल कहाँ पे ये जो टूल है आपके पास ये आपके पास सीधे आप फाइल चला सकते हो कहाँ से OpenAI के डैशबोर्ड पे आपने जाना है OpenAI के डैशबोर्ड पे आपने जाना है डैशबोर्ड वाले सेक्शन यहाँ पर आके बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें से हमने यूज करना है स्टोरेज जो मैं शुरू में बात कर रहा था आपके पास वो क्या है इसको पहले मैं खाली कर देता हूँ ताकि जो है शुरू से आपको कैसे अंदाजा देखिए अच्छा है तो डिलीट कर देंगे ओके स्टोरेज में जब आप आते हैं तो यहाँ पे आपके पास जैसे आपने डेटाबेस यूज किया था कौन सा डेटा स्टोर के लिए आइंस्टाइन आपने यूज किया था MongoDB यूज किया था तो उसी तरह का इन्होंने भी आपको वेक्टर डेटाबेस दिया हुआ है बहुत ही आसान है हमें क्या करना है यहाँ पे हमें यहाँ पे सिंपली सिर्फ फाइल अपलोड करनी फाइल कैसे अपलोड करें काम करते हैं PDF अपलोड करनी होगी हमें PDF से हमें आसानी से डेटा एक्सट्रैक्ट कर लेगा ये तो PDF कौन सी है एक काम करते हैं लिंक्डइन से हम जो है लिंक्डइन की PDF जनरेट करवाते हैं आपकी प्रोफाइल की किसी भी प्रोफाइल की और जो है
वो पीडीएफ इसके अंदर दे दें। मेरे एलएलएम को मुझसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन तो नहीं होगी, तो हम क्या करते हैं, मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो एक पीडीएफ फॉर्म में निकाल लेते हैं। मेरी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे कहाँ से मिल जाएगी, लिंक्डइन से मिल जाएगी। कहाँ से निकालूंगा, पीडीएफ के फॉर्म में। मैं जाऊंगा रिसोर्सेज में, रिसोर्सेज में जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है सेव टू पीडीएफ। तो एक तरह से आपकी सीवी टाइप बना देता है जिसमें आपकी पूरी लिंक्डइन की इंफॉर्मेशन आपको लाके एक पीडीएफ की फॉर्म में दे देगा। अगर मैं पीडीएफ को खोलूँ तो सारी डिटेल्स, कॉन्टैक्ट नंबर, समरी, कहाँ कहाँ काम किया है, सारी डिटेल्स जो है, हैशटैग, स्किल्स, एक्सपीरियंस, सारी डिटेल्स इन्होंने पीडीएफ के फॉर्म में आपको दे दिए जो कि हमने बड़े काम किए। हम ये डिटेल्स किसको दे देंगे, हम ये डिटेल फाइल अपलोड करेंगे अपने पास यहाँ पे, फिर उसके बाद देखते हैं ये हमारे पास सही डेटा आता है नहीं आता। तो जो भी हमारी पीडीएफ थी वो डालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या बनाना होगा, एक वेक्टर स्टोर बनाना होगा जहाँ पे हमारे पास हमारी पीडीएफ वेक्टर्स के फॉर्म में स्टोर होगी। उसका नाम कुछ ना कुछ रख लेंगे हम, नाम मैंने रख लिया प्रोफाइल। एक वेक्टर स्टोर के अंदर क्या मैं एक ही पीडीएफ अपलोड कर सकता हूँ, जितनी पीडीएफ मैं अपलोड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। अच्छा यहाँ पे प्राइसिंग भी आ रही है, अगर मेरे पास 1 जीबी का डेटा है तो मेरे लिए फ्री है, 1 जीबी तक उन्होंने फ्री रखा। 1 जीबी के बाद अगर मेरा डेटा एक्सटेंड होता है, पीडीएफ फाइल बहुत ज़्यादा डालती है, बड़ी बड़ी पीडीएफ फाइल्स डालती है, तो फिर जीबी से ऊपर जाएगा। और हर जीबी की प्राइसिंग इन्होंने क्या कर दी है, $0.1 पर डे। तो फिर आपकी जितनी पीडीएफ उनका हिसाब लगा के प्राइसिंग भी कैलकुलेट कर सकते हैं। हमारे लिए अभी फ्री है क्योंकि ज़ाहिर 1 जीबी इन्होंने फ्री दिया, 1 जीबी बहुत है। अच्छा उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे और कुछ एक्सपायर्ड हो जाए ये कुछ डिटेल्स हैं एडिशनल। नाम की चीज़ क्या है, एक तो नाम हमने रख दिया, नाम कुछ भी लगते हैं, प्रोफाइल्स मैंने नाम रख दिए क्योंकि इस वेक्टर स्टोर के अंदर मैं सबकी प्रोफाइल अपलोड किया था, नाम रख दिया। दूसरी काम की चीज़ क्या है जो मुझे चाहिए होगी आगे चल के, ये आईडी। ये आईडी मुझे चाहिए होगी तो अपने पास कॉपी भी कर लेंगे, बाद में भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास है सामने तो कॉपी कर लेंगे। अच्छा तो वेक्टर स्टोर मैंने बना दिया, स्टोरेज बना दिया, बकेट बना दिया है, जिसके अंदर मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी पीडीएफ फाइल अपलोड कर सकता हूँ। तो फाइल अपलोड करने का ऑप्शन कहाँ है, तो अपने स्टोर के अंदर मैं अपनी फाइल सेट कर रहा हूँ, अपलोड करते हैं फाइल जो कि अभी मैंने अपलोड कर दी फाइल। तो ये कितनी केबी की है, 54 केबी की है, तो किसके लिए इतनी चीज़ है, केबी से 54 केबी, तो 1 जीबी तक हम कब तक पहुँचेंगे, तो बहुत है 1 जीबी। ओके तो 54 केबी हमने यहाँ फाइल अपलोड कर देते हैं। एडवांस ऑप्शन भी आपके पास जिसमें चंक साइज वगैरह अपनी मर्जी से हैंडल कर सकते हैं, हम डिफॉल्ट ही रहने देते हैं, तो हमारी जो पीडीएफ फाइल है वो हमारे स्टोरेज में अपलोड हो जाएगी। जब आप पहले काम करते थे तो आपकी जो पीडीएफ फाइल थी उसको क्या करना पड़ता था, वेक्टर में कन्वर्ट कराना पड़ता था, ताकि जो है हम उससे जो है क्या कर सके, कंटेंट निकलवा सके। लेकिन ये सारा काम जो है कौन करके दे देगा आपके लिए, ये ओपन एआई खुद ही करता है, तो वेक्टर में कन्वर्ट करने वाला पोर्टल खुद ही नहीं है, तो हमने सिंपल फाइल अपलोड करनी है खुद ही कर लेंगे। ठीक है, इसका नाम हमने प्रोफाइल रखना है, ये रिफ्रेश करूंगा तो शायद चेंज हो जाए। बस इतना काम करना है, हमारे स्टोरेज तैयार है। अब यहाँ पर आगे हमने फाइल स्टोरेज के अंदर क्या क्या चीजें पास करनी है, पता नहीं मुझे याद नहीं है, तो अगर याद ना हो तो मसले की बात नहीं है। मैंने माउस यहाँ पे ऊपर किया तो ये मुझे बता रहा है कि आपने जो है वेक्टर स्टोर की
आईडीज पास करनी है सबसे पहले एक लिस्ट की फॉर्म में। दूसरी चीज मैक्स नंबर ऑफ रिजल्ट आपको कितने चाहिए वो आपके पास। तो ये दोनों चीजें मैं पास कर देता हूँ। एक वेक्टर स्टोर आईडीज नोट करें मैं किसके अंदर पास करूँ, फाइल सर्च टूल के अंदर पास करूँ। ये फंक्शन है ना उसके अंदर पास करूँ। आईडीज मैंने अभी देखा एरे की फॉर्म में चाहिए और आईडी कहाँ से मिलेगी, आईडी हमें मिलेगी ये देखिए आईडी। इस आईडी को मैं कॉपी करूंगा, यहां पर आएंगे इस आईडी को पेस्ट करेंगे, ठीक है। अगर ये आईडी आप लोग अपने पास डालें तो आपके पास चल जाएगा नहीं आईडी तो यूनिक है, लेकिन अगर ये आईडी आप कॉपी पेस्ट कर दो अपने पास चलाने की कोशिश करो तो चलेगी नहीं, ये आपका डेटाबेस नहीं चलेगी, क्योंकि ये जो आईडी है ये मेरी एपीआई से जुड़ जाएगा। जो मेरी एपीआई की है ना मेरी आईडी, ये आईडी उससे जुड़ जाएगा। अब आप लोग अपनी एपीआई से जुड़ देगा, आप लोग की एपीआई से जुड़ देगा तो उसे नहीं मिलेगा। ये प्राइवेट आईडी होती है, ये ऐसे पब्लिक नहीं मिलेगी हमें। मैक्स रिजल्ट कितने चाहिए हमें, क्या था मैक्स रिजल्ट, मैक्स नंबर ऑफ रिजल्ट्स हमें कितने चाहिए, 3 काफी है। मतलब जो भी हमारे पास पीडीएफ से डेटा निकालेगा उसके अंदर जो क्लोजेस्ट 3 चंक्स होंगे मुझे वो 3 चंक्स चाहिए, चाहे 10 के हो लेकिन ये ला के मुझे 3 देगा। ठीक हो गया, और कुछ डालना है नहीं डालना। अब इसको चलाते हैं, देखते हैं क्या होता है। मैं अपने बारे में कुछ चीजें पूछूंगा और देखते हैं कि मेरे बारे में सही चीजें बता पाता है या नहीं बता पाता। क्या करते हैं यहाँ पे रिजल्ट जो भी हमारा उसको लिखते हैं रनर डॉट रन सिंक। सबसे पहले स्टार्टिंग एजेंट देंगे क्योंकि हमारा एजेंट का वेरिएबल है, और ये प्रॉम्प्ट के अंदर अब एक ही चीज इसको याद आती है तो ये प्रॉम्प्ट हटा देते हैं, प्रॉम्प्ट हटा देते हैं। प्रॉम्प्ट के अंदर मैं लिखता हूँ who is हमजा, नहीं क्या मैं लिखता हूँ tell me about हमजा। बस पहले ये लिखता हूँ, इससे और भी पूछेंगे कि जॉब एक्सपीरियंस का बताओ, स्किल्स का बताओ, एज का मेंशन करी हो अगर मैंने तो भी शायद वो देखेगा इस पीडीएफ में जो जो चीजें हैं बस उसी से रिलेटेड आएगा। पीडीएफ में एज नहीं होगी, नंबर होगा, नंबर निकलवा के देखेंगे। बस जो भी हमारा रिजल्ट है उसका फाइनल आउटपुट प्रिंट करा देते हैं। रिजल्ट डॉट फाइनल आउटपुट जो है हमारा उसे प्रिंट कराते हैं। कोड आपके सामने एकदम बहुत आसान सा कोड है, बस कॉन्सेप्ट समझना है। कितना आसान कर दिया, चला के देखते हैं चलता है नहीं चलता। टेल मी अबाउट हमजा, तो ये डिबगिंग मोड में क्यों चला रहा है, डिबगिंग मोड का तो कोड मैंने यहाँ लिखा ही नहीं है, क्यों चला रहा है क्योंकि ऊपर वाले सेल में मैंने डिबगिंग मोड में चलाया था। तो जब भी मैं ये डिबगिंग मोड वाला फंक्शन कहीं पर भी कॉल कर दूंगा ग्लोबल लेवल पे तो हर दफा वो क्या करेगा डिबगिंग मोड में ही चलाएगा। तो डिबगिंग मोड में भी आप देख सकते हैं इसने चलाया। टेल मी अबाउट हमजा मैंने यूजर प्रॉम्प्ट दिया। टूल्स के अंदर इस हमने क्या पास किया, फाइल सर्च, वेक्टर आईडीज, मैक्सिमम नंबर जितने हमें रिजल्ट चाहिए वो पास कर दिया। उसके बाद जब हमने एलएलएम कॉल किया तो कौन सा वाला कॉल हुआ, GPT-4o मिनी कॉल हुआ, पहले 4o कॉल हो रहा था। टेल मी अबाउट हमजा मैंने जब इसको बोला तो इसने क्या किया, फाइल सर्च वाले टूल को कॉल कर, चलिए दोबारा नीचे दिखा, फाइल सर्च वाले टूल को चलाया इसने, ये रहा। तो इसने क्या किया, फाइल सर्च कॉल इसने चलाया, क्यूरीज के अंदर इसने सिर्फ हमजा पास किया।
तो हमजा पास करने से क्या होगा, हमजा की करीब करीब जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी पीडीएफ फाइल में वो उठा के लाएगा। देखते हैं क्या क्या लाएगा। तो ये देखिए चंक्स की फॉर्म में ला रहा है। अच्छा जी, तो ये देखें चंक्स की सूरत में आपके पास आता है। पीडीएफ फाइल इटसेल्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि वो क्या करता है, पीडीएफ फाइल का जितना भी कंटेंट है उसको चंक्स में तोड़ देता है। एक दफा मैंने क्या किया था, मैंने जो है पीडीएफ फाइल मैं लैब में काम करता था, तो ये जो चंक्स है ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आप ऐसे ही हर दफा सेम चंक्स की डिसाइड करते हैं। चंक्स आपने डिसाइड करने होते हैं आपका जो यूज केस है उस हिसाब से। मेरे पास एक पीडीएफ फाइल थी, उसके अंदर कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल्स, एक ही पीडीएफ में सारे कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल्स। अब मैंने चंक्स जो है ना वो बड़े बड़े रख दिए। मैंने कहा भाई चंक्स जो है मेरे पास फॉर एग्जांपल 1000 कैरेक्टर्स का होना चाहिए, मतलब चंक्स जो है वो बड़े बड़े टुकड़ों में मैंने अपनी पीडीएफ फाइल को तोड़ दिया। अब जब भी मैं उसे ड्रॉप करता हूँ पूरी इतनी सारी डिटेल्स यहाँ और वो एक्यूरेट भी नहीं होगी, पता नहीं क्या क्या जा रहा है। तो फिर मैंने कहा कि मैं जितनी कोर्स की डिटेल्स हैं उतने चंक्स में रखूंगा। तो ये आप जो है जब टेस्टिंग करते हैं ना, तो फिर उस टाइम आप डिसाइड करते हैं चंक मेरा कितना होना चाहिए कि सही रिजल्ट आए। समटाइम्स आप बड़े बड़े चंक्स रख देते हैं, आपके पास रेलेवेंट डेटा नहीं आता, फिर आप चंक्स को सेट करते हैं। तो चंक्स इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ से 3 चंक्स लाए जिसके अंदर चाहिए क्या क्या है, 1 2 3 4 क्यों आ गए, 0 इंडेक्स से देखिए स्टार्ट करके 1 2 3 4 फाइल चलिए देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या चीज आपके पास जो है 4 क्यों आ रहा है। दोबारा चला के देखने हो सकता है उसमें फिर डिफरेंट रिजल्ट है। अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास इसने क्या किया, पीडीएफ फाइल से डिटेल्स निकाली और एक समरी आपके पास बना के आपको रिटर्न कर दी। जितनी भी मेरी लिंक्डइन पे डिटेल्स वो सारी निकाल दी इसने। तो ये अच्छा तरीका ये है कि ट्रेसेस से जाके देखें, ट्रेसेस से बड़े अच्छे फॉर्म में हमें नजर आ जाता है। अच्छा, लॉग्स और ट्रेसेस में क्या फर्क है, लॉग्स और ट्रेसेस में क्या फर्क है? लॉग्स जो है आपके पास सिंगल डेटा, जैसे यूजर इनपुट एक लॉग हो गया, एआई का जो आउटपुट आया वो एक लॉग हो गया, ठीक है। तो ये हर रिजल्ट को एक लॉग की सूरत में लाता है और जब हम सारे लॉग्स को ग्रुप करते हैं तो एक ट्रेस बनता है। तो लॉग क्या है, कुछ भी नहीं, एक यूजर इनपुट एक लॉग हो गया, इसी तरह से एक टू कॉल एक लॉग हो गया। तो इन सब को ग्रुप करके जब आप देखते हैं तो ट्रेसेस की सूरत में आपको नजर आता है। तो ये मेरा लास्ट वाला ट्रेस है। लेट्स सी इसके अंदर क्या क्या आ रहा है। टोकन भी कितने लगे वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कितने टोकन लग गए, 4000 टोकन लगे। तो मतलब रेड सिस्टम जो है उसके अंदर टोकन सही वाले लगते हैं, उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी आपने देखी होगी। मैं पकड़ूं, 4000 टोकन मेरे लगे हैं। अच्छा, नीचे आते हैं और नीचे कुछ किया भी आ गया। तो सिस्टम प्रॉम्प्ट है, यूजर इनपुट है, टेल मी अबाउट हमजा, हमजा की डिटेल्स आ गई। इसने क्या किया, पीडीएफ फाइल के अंदर से 3 दफा इसने जो है सर्च किया। जो हमने मैक्स रिजल्ट निकाला था ना 3 दफा, तो इसने 3 दफा यहाँ से डेटा निकाला है। वहां 4 क्यों शो हो रहा था पता नहीं, खैर। और 3 दफा जब इसने रिजल्ट निकाला, रिजल्ट किस बेसिस पे निकाला, हमजा, हमजा के बेसिस पे जो है इसने रिजल्ट निकाला है। तो ये कैसे रिजल्ट निकालता है, आपकी जो पीडीएफ फाइल है उसमें से इसने देखा भाई हमजा के
हमजा कहाँ कहाँ मेंशन है और उसकी डिटेल्स जो है उसने निकाल दी इस तरह से। तो हमजा उसने सर्च किया और उससे रिलेटेड डिटेल्स जो भी आ रहे हैं रेलेवेंट उससे निकाली। तो ये भाई बिल्कुल रेलेवेंट इसने डिटेल्स निकाली है। स्किल्स वगैरह भी इसने मेरी पीडीएफ से निकाली है, कुछ ज़्यादा ही चीज़ें निकाली हैं। तो मतलब हमारा रैक सिस्टम सही काम करता है। टेक्निकली हमने कोई काम नहीं किया, हमने जो है सिंपल कोड लिखा है, पीडीएफ अपलोड करी है, वेक्टराइजेशन वाला काम, चंक्स वाला काम सब उसने करके दे दिया हमें। हमने सिर्फ इसको आईडी पास करी है, हमने मैक्स नंबर ऑफ रिजल्ट बताया, हमने मॉडल बताया और ये इजीली हमारे पास रैक सिस्टम बन गया। सवाल जी? आईडी कैसे जनरेट करेंगे? वेक्टर स्टोर में कैसे? वेक्टर स्टोर में बोले तो जोर से बोले। कौन सवाल कर रहे थे? दोबारा कर रहे हैं ना से। हफ्ते किस कहाँ पे? संडे नेक्स्ट वीक नहीं यार। यहाँ से किसी को समझ आया तो आगे फॉरवर्ड कर दे प्लीज। वेक्टर स्टोर में हम कैसे कर रहे हैं? कैसे करेंगे? एक यहाँ पे बड़ी दूर सवाल है जी। कैसे करें? वेक्टर स्टोर कहाँ पर है? हाँ, वेक्टर स्टोर कहाँ पर है? ये के पास है। ये मैनेज सर्विस है, जिसका मतलब ये है कि सारा डेटा कैसे जाएंगे। हाँ, पहले एक सवाल का जवाब दे दूं। यहाँ से किसी ने पूछा कहाँ है, कहाँ का जवाब दिया कि भाई ओपनएआई के पास है। ये ऐसा नहीं है कि भाई ओपनएआई किसी का फाइल को यूज कर रहा है वहाँ डेटा स्टोर करता है। अब इतनी तो इन्होंने इनके पास इतने सर्वर्स तो होंगे कि अपना स्टोरेज बनाना है। चलो कहाँ से जाएंगे ये पूछ रहे हैं, क्या चीज कहाँ से जाएगी? जब आप फाइल अपलोड करते हैं तो आपको पता है हमारा जितना भी कंटेंट है एलएलएम को टेक्स्ट नहीं समझ आता, एलएलएम को नंबर समझ आता है, नंबर्स को ज्यादा जल्दी समझ आता है। तो हमने क्या किया, अपनी पीडीएफ फाइल को वेक्टर्स में कन्वर्ट किया। अच्छा, हमने नहीं किया ये, हमने किसको बोला, हमने यहाँ स्टोरेज में अपनी फाइल अपलोड करी, ये अपलोड करने से पहले पूरी पीडीएफ फाइल को नंबर्स में कन्वर्ट किया, वेक्टर्स में कन्वर्ट किया और फिर उसको अपने पास स्टोर किया। कहाँ पे स्टोर किया? अपने पास इनका अपना स्टोरेज है, स्टोर पे यूज नहीं कर रहे हैं, इन्होंने अपना स्टोरेज बनाया है, वहां पे ये सारा स्टोर आपका डेटा कर रहे हैं। अगर मुझे एक्सेस करनी है तो मैं इसकी आईडी के थ्रू और जो हमारी ओपनएआई की एपीआई की है उसके थ्रू अपनी पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हैं। तो इन्होंने एब्स्ट्रैक्शन इतनी कर दी है आपके पास यहाँ पर कि हमें कोई भी चीज बतानी नहीं पड़ी। यहाँ पे जो है हमने सिंपल क्लास कॉल करी है, क्लास के अंदर जो जो चीजें थी वो पास करी है, सारा काम उसने हैंडल किया। मान लीजिए रैक सिस्टम बनाना कितना आसान है। क्या चीज? डेटा भी कॉस्टली है। अब वो तो जाहिर है आपको कॉस्ट तो निकालनी पड़ेगी, लेकिन ये है कि 1 GB तक आपके पास फ्री है, ट्रेसिंग आपको मिल गई है फ्री में, उसके अलावा मॉडल आपको मिल रहे हैं। हाँ, मॉडल की प्राइसिंग जेमिनाई के मुकाबले में ऑफ है, लेकिन ये फ्यूचर जाहिर सी बात है अगर उन्होंने कम्पीट करना है जेमिनाई से, जेमिनाई तो बहुत तेज जा रहा है प्राइसिंग के हवाले से, उसकी प्राइसिंग 2.1 की अगर आप देखें बहुत अच्छी, 2.5 की भी है, वो जितनी है प्राइसिंग। तो ये प्राइसिंग इंप्रूव करेंगे, नहीं करेंगे तो कम्पीट करना इनके लिए मुश्किल हो जाएगा।
तो हम तो बस अभी तो प्रैक्टिस करने के लिए फ्री वाली चीजें एंजॉय करते हैं, लेकिन ये आगे चल के प्राइसिंग होपफुली इम्प्रूव हो जाएंगे। जी सर। क्रिएट असिस्टेंट भी आपके पास आ रहा था। अच्छा, ओपन एआई के पास अभी हम कौन सी एपीआई यूज कर रहे हैं? ओपन एआई कौन सी एपीआई यूज कर रहे हैं? चैट कम्युनिकेशन एपीआई, जिसका काम ये है कि भाई हम जो है राउंड देते हैं, रिस्पांस देते हैं, चैट कम्युनिकेशन एपीआई यूज कर रहे हैं। इनके पास एक और एपीआई है असिस्टेंट एपीआई, वो बड़ी एक्सपेंसिव है, लेकिन उसमें बड़े फायदे ये है कि रेड सिस्टम जो है, तो सबसे पहले अगर मैं बिल्कुल आसान अल्फाजों में बताने की कोशिश करूंगा, असिस्टेंट एपीआई स्टेटफुल है। इसका क्या मतलब? चैट कम्युनिकेशन एपीआई से जो आप चैट बॉट बनाते हैं वो स्टेटलेस होता है। असिस्टेंट एपीआई जो है वो आपके पास स्टेटफुल है। जब मैं उससे बात करूंगा तो वो मेरी बातें याद रखें, अपने पास स्टोर करके। चैट कम्युनिकेशन एपीआई में ऐसा नहीं है, आप उससे बात करते हैं ना, मैं बोला हेलो हाउ आर यू, कितना कुछ रिस्पांस दिया। अब जब मैं दूसरा मैसेज करूंगा तो वो जो प्रीवियस मैसेज थे वो भी मुझे साथ में लिखने होंगे, फिर वो उसको कॉन्टेक्स्ट मिलेगा, मैं बात करूंगा। अब हो गए 4 मैसेज, फिर मैं अपने रिस्पांस देता हूं तो फिर मैं सारे मैसेज साथ में भेजूंगा, फिर वो रिस्पांस देगा। ये नॉर्मल जो भी चैट कम्युनिकेशन एपीआई ये ऐसा है। असिस्टेंट एपीआई जो कि आपने सिस्टम का नाम भी सुना होगा, यहाँ आ भी रहा होगा, एरर असिस्टेंट, ये आपके पास स्टेटफुल होते हैं, जिसका मतलब ये है ये आपकी इंफॉर्मेशन याद रखता है, लेकिन जाहिर है प्राइसिंग भी तो उसी हिसाब से इंफॉर्मेशन याद भी रख रहे हैं, क्योंकि प्राइसिंग अगर आप देखें उससे अच्छा आपको भी पता है इंफॉर्मेशन और अपना डेटा स्टोरेज करते हुए। तो ये एक ही सर्विस है, क्योंकि हम पहले यूज भी करी थी हमने, लेकिन फिर जो है हम इसकी तरफ आ गए चैट कम्युनिकेशन में। आगे चल के और एक ये आने वाली है, तो वो भी हम देखेंगे। तो अगर हम असिस्टेंट में अगर हम वो पास कर देते ना पीडीएफ, तो पीडीएफ हमको लगेगा असिस्टेंट ऑप्शन आ रहा है, तो हमारा असिस्टेंट हमने फ्रंट एंड में पीडीएफ बताने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे आप बता रहे हैं ना, यहाँ बता रहे हैं पीडीएफ ये वाली यूज करो, असिस्टेंट वाले केस में क्या होगा कि उसको पहले से ही पीडीएफ बताना नहीं पड़ेगी पीडीएफ, तो पहले से उसके पास है तो समझ जाएगा ये पीडीएफ देगा। असिस्टेंट स्टेटफुल होते हैं बट हम ये यूज नहीं करते हैं। अगर आप इनकी सर्विस यूज कर रहे हैं तो इनके पास आपको करना होगा। अब ऐसा नहीं है कि वो आपका डेटा चुरा लेंगे, इनकी भी प्राइवेसी होगी, पॉलिसीज होगी, हर कंपनी की होती है कि डेटा ये आपका यूज कर वो प्राइवेट डेटा। हाँ वो कैसा करता होगा, आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप कंपनी की माइक्रो अगर यूज करना चाह रहे हैं आप कर सकते हैं, लेकिन जब इसके एक्स्ट्रा कोड देना है, वेक्टराइजेशन में कन्वर्ट करना होगा, फिर उसके बाद यूज करना होगा, वो भी आप कर सकते हैं। ये भी आसान है जी। वेक्टराइजेशन का क्या मतलब? वेक्टराइजेशन का अगर मैं सिंपल बोलूं, जब मैंने बोला वेक्टराइजेशन में कन्वर्ट हो, वेक्टराइजेशन हो रही है तो इसका मतलब ये है कि पीडीएफ फाइल को बहुत सारे नंबर्स में कन्वर्ट करना है। नंबर्स में इसलिए कन्वर्ट कर रहा है क्योंकि जो है हमें नंबर्स सर्च करना आसान हो जाता है बनस्पत टेक्स्ट। हाँ फिर उसके बाद नंबर आपके पास आ गए, उसने सर्च किया सारे नंबर आ गए, जब वो नंबर आ गए तो वापस उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट हम करा सकते हैं। हमने टेक्स्ट से पहले वेक्टर्स में कन्वर्ट किया, अब वेक्टर से वापस उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करा सकते हैं। डिफ्यूजन
और भी दोस्तों हमें पता चला कि रैक सिस्टम जो हम बनाते थे बड़ा कॉम्प्लेक्स, हमें कॉमा डिग्री, फाइन फॉर्म, कॉन्फ़िगरेशन, एम्बेडेड मॉडल सेलेक्ट करना, राइट मॉडल सेलेक्ट करना, डोमेन स्पेसिफिक, फिर वेक्टर उसके बनाना, चंक बनाना, उसको स्टोर करना, उसकी सिक्योरिटी, उसकी कनेक्टिविटी, पता नहीं कितनी आपके पास चीजें थी जो आप वेक्टर डेटाबेस के लिए कनेक्टिविटी के लिए मैनेज करना पड़ता है। ओपन ए ने कहा या ओपन ए एचएनएसडी के लिए कहा कि अगर आप रैक सिस्टम बनाना चाहते हैं तो मैं आपको फाइल फॉर्मेट में देता हूँ, फाइल सर्च नाम साफ कर देता हूँ कि आपकी जो फाइल है उसमें से आप सर्च करवाना चाहते हैं। रैक सिस्टम तो जो टेक्निकल बंदे हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जो नॉन टेक्निकल है वो तो फाइल सर्च कि आप फाइलों में से सर्च करवाते हैं, जिसका नाम क्या रख दिया फाइल सर्च टूल। आप जो कोई भी फाइल है जो सपोर्ट करता है जैसे कि पीडीएफ, डॉक्स फाइल और देखिए कौन कौन सी फाइल आपकी ये सपोर्ट करता है, इसके अंदर फाइल सर्च टूल उसके डिटेल निकालने अपने क्योंकि जितने भी टूल्स हैं वो ओपन एआई हैं तो ओपन एआई के ऊपर जाकर इन टूल्स की डिटेल निकाली जा सकती है। और वो सारी कॉम्प्लेक्स चीजों को इन्होंने आसान कर दिया, सिर्फ आपने फाइल अपलोड कर दी, एक वेक्टर स्टोर बनाना है और आपका फाइल सर्च टू इंपोर्ट करके एजेंट दे देना बस। उसके बाद सारी चीजें सर्च करना, उसको लाना, उसको कनेक्ट करना, उसको ऑपरेट करना, रैक की जितनी कॉम्प्लेक्स चीजें होती थी वो मैनेज करना। आपको सिर्फ एक चीज चाहिए, जहां पे आपने फाइल अपलोड की है उस वेक्टर स्टोर की आईडी बस, ठीक है। तो आपको पता नहीं चला आपने एजेंटिक रैक वाले से पास को कवर कर दिया। आप जो रैक सिस्टम नॉर्मल बनाते थे आपने एडवांस रैक सिस्टम बना भी दिया एजेंटिक रैक और आपको पता भी नहीं चला, ठीक है। तो इन्होंने एक आसान इसको कर दिया। नेक्स्ट टूल है हमारे पास, उस टूल का नाम है कंप्यूटर यूज टूल। तो कंप्यूटर यूज टूल क्या है, अब उसको हम एक्सप्लोर करने निकले। तो जरा आइए मैट एप्लीकेशन ओपन एआई की अच्छा, अब इन्होंने ये टूल दिया है तो कितना आसान दिया है, नीचे बनाते हैं उससे टूल, लास्ट वाला टूल है कंप्यूटर टूल। अच्छा, कंप्यूटर टूल को इस्तेमाल करना, इसकी वजह से डॉक्यूमेंटेशन और भी बहुत सारी डिटेल आएगी। थोड़ा सा हम जरा नीचे करें क्या इन्होंने टूल इस्तेमाल किया है इस कोड के अंदर, कोड जरा हम चेक कर लेते हैं। तो इन्होंने कंप्यूटर टूल के नाम से क्लास इंपोर्ट किया होगा और एज अ टूल पास किया होगा, लेकिन तो चेक करते क्या इन्होंने ऐसे ही किया नहीं किया और जरा इसको नाम है ही नहीं नहीं, इसके ऊपर क्लिक करके जा रहा है, इसके अंदर तो ये उसकी कोड की डॉक्यूमेंटेशन होगी, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है नहीं है ना। अच्छा, इसका इस्तेमाल कैसे है उसी तरह भी कि आपने सबसे पहले क्या करना है, इनका जो ये क्लास है क्लास का नाम है कंप्यूटर टूल और कंप्यूटर टूल फंक्शन या क्लास का जो भी नाम हो, कंस्ट्रक्टर या आपके पास जो इंस्टेंस बनता है या आपसे पहली चीज रिक्वायर्ड करता है कंप्यूटर। इसमें एक रिक्वायर्ड पैरामीटर देना पड़ता है, क्या है कंप्यूटर। अब कंप्यूटर बनाने के लिए आपको बहुत सारे मीन्स कंप्यूटर की जो क्लास है, डेटा टाइप है, उसको बनाने के मुख्तलिफ तरीके। एक कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो ये कंप्यूटर जो बना रहे हैं पर्टिकुलर हमारे पास है प्लेराइट, क्या नाम है पैकेज का, प्लेराइट। प्लेराइट पैकेज से ये क्या कर रहे हैं कंप्यूटर बना। हमारे पास पाइथन के बेतहाशा अभी भी ओपन सोर्स फ्रेमवर्क मौजूद हैं, पैकेजेस मौजूद हैं जिससे हम कंप्यूटर को क्या करते हैं कंट्रोल, जैसे कि ओएस आप लोगों ने इस्तेमाल किया, ओएस के जरिए आप एनवायरनमेंट वेरिएबल बना सकते हैं, कंप्यूटर की कॉन्फ़िगरेशन चेक कर सकते हैं,
फोल्डर्स बना सकते हैं, फाइल्स बना सकते हैं, उन्हें डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, तो mkdir, ls जितनी कमांड्स हैं वो सारी की सारी आप OS के पैकेज से चला सकते हैं। इसी तरह इन्होंने और एडवांस किया कि आपके कंप्यूटर के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, अगर आप GUI बेस काम करना चाहते हैं। अच्छा, असल में एक चीज़ आई थी RPA, रोबोटिक प्रोसेसिंग एप्लीकेशंस या ऑटोमेशन, RPA 2019 के अंदर सबसे पहले यूपीए ने RPA जो है वो इम्प्लीमेंट की थी। ठीक है, RPA में क्या था कि आप रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोमेशन, ठीक है, तो हम एक रोबोट या जो भी पॉड बना रहे हैं, जो भी कोड बना रहे हैं, वो क्या करेगा, ऑटोमेशन के लिए हम उसको प्रोसेस कर रहे हैं, RPA, रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोमेशन। अच्छा, RPA की प्रॉब्लम समझेंगे और फिर यहाँ पे एजेंट बेस्ड जो काम करने वाले वो समझेंगे। इंसान काम करते हैं, इंसान क्या काम करते थे कि बैंक के अंदर जब KYC, नो योर कस्टमर्स, हम जानते हैं अपने कस्टमर को, उसकी वेरिफिकेशन करवाते हैं, तो उसके अंदर एक पार्ट होता है कि वो जो सिग्नेचर करता है और उसके जो नात्र के सिग्नेचर होते हैं उनको मैच किया जाता है। उनको मैच करने के लिए एक डिपार्टमेंट बना हुआ था और उस डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट 36 जो आपके लोग हैं वो बैठे थे। उनका काम बस क्या था कि जितने भी आपके बैंक में अकाउंट खुलते हैं उनके पास उनकी पिक्चर जाती थी, नात्र के उनके पास API थी, उससे वो ओपन करते थे, दोनों CNIC के जो सिग्नेचर वो मैच करते थे। कोई भी उसके अंदर लाइक डिस्क्रिपेंसी अगर आती थी, कोई भी लाइक उन्हें लगता था कि सेम नहीं है, तो उसको रिजेक्ट कर दिया करते थे और दोबारा सिग्नेचर करना जाता। अब ये काम करने के लिए आपके 30 लोग बैठे हुए और हर बंदे की एक स्ट्रेंथ है कि भाई इतने वो दिन के अंदर सिग्नेचर चेक कर सकते हैं इंसान, तो ये पूरा डिपार्टमेंट काम करता है। RPA, रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोमेशन, सबसे पहले इस डिपार्टमेंट को ऑटोमेट किया जाए। तो इसमें इन्होंने क्या किया, ऑटोमेट कर दिया ऑलरेडी 2019 के एंड में इन्होंने कर दिया। इन्होंने क्या किया कि जो भी सिग्नेचर आपकी ब्रांच से आते हैं और नात्र की API से आते हैं, कंप्यूटर के अंदर वो ओपन हो, दोनों को हम कंप्यूटर विजन से मैच करें और अगर उसके अंदर कोई डिस्क्रिपेंसी नहीं आती तो हम क्या कहते हैं, तो ओके, अदरवाइज नो। तो वो काम जो मैनुअल इंसान कर रहा था वो काम RPA की मदद से करवाते, मींस रोबोटिक प्रोसेसिंग ऑटोमेशन। इसमें बहुत सारी लेकिन कॉम्प्लेक्स चीजें हैं। आप अगर OS की मदद से काम करवाते, आपके पास कोई वेबसाइट आप ब्राउजर पे खोलते हैं, मे बी इंटरनेट की स्पीड अच्छी आ रही है, जल्दी हो जाएगी लाइक हाफ सेकंड, और जब इंटरनेट की स्पीड नहीं आ रही, कनेक्शन आपका नहीं है, कोई भी वजह है, तो पता चला कि वो 10 सेकंड तक ही यानी उसकी स्ट्रीमिंग वो ब्राउजर में होती रहती है और आपका डेटा शो नहीं होता। अब बहुत सारी वजह हैं, हम OS के स्टेप बाय स्टेप में पहले ये वेबसाइट खुले, उसमें से डेटा उठाएं, उसमें से इनको मैच करें, तो अगर हम टाइम के जरिए भी करते हैं तो इस तरह नहीं होगा। एफिशिएंटली ऑप्टिमाइज वे ये है कि जैसे पहला काम होता है दूसरा काम उसको स्टार्ट, जैसे दूसरा काम होता है तीसरा काम जब स्टार्ट, ये काम पहले हमारे पास जो RPA के सिस्टम के उनके अंदर पॉसिबल नहीं है। अभी भी जो बने हुए उनके अंदर ये चीज पॉसिबल नहीं है कि स्टेप बाय स्टेप जब एक चीज हो तो दूसरी चीज, तो हम टाइमिंग और बेहतर अच्छी चीजों की मदद से काम करते हैं। तो हमारे पास एक फ्री पैकेज है PyArduino GUI, प्रोनाउंसिएशन इसकी है PyArduino GUI। तो PyArduino GUI या PyArduino GUI जो आप लिख रहे हैं उसको GUI प्रोनाउंस करते हैं, उसके जरिए आपकी जो कंप्यूटर के ऊपर स्क्रीन आती है, रेजोल्यूशन आती है, हम उसकी मदद से कंट्रोल कर सकते हैं कि इतने पिक्सल पे जाओ, क्लिक करो, डबल क्लिक करो, राइट क्लिक करो, फोल्डर बनाओ, डिलीट करो, तो जितने ऑपरेशन आप क्लिक डबल क्लिक आप UI की मदद से करते हैं वो आप UI की मदद से कर सकते हैं। तो प्रिज्मा, पेड वाले बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिनको इस्तेमाल करते हुए आप RPA कर सकते हैं।
अच्छा आज भी काम क्या था, जो कंप्यूटर के अंदर हम काम कर रहे हैं उस काम को जो इंसान परफॉर्म कर रहा है वो हम कंप्यूटर से परफॉर्म करना सकते। लेकिन जितने भी आपके मॉडल आए वो बहुत कॉम्प्लेक्स थे, उनके अंदर टाइमिंग और फॉल्ट टॉलरेंस नहीं है। फॉल्ट टॉलरेंस का मतलब क्या है कि अगर किसी भी वजह से कोई एक स्टेप क्या हो जाए, फेल हो जाए, तो उसको जब तक आप करेंगे नहीं आगे वाले स्टेप कैसे परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे ये चीज जो आरपीएम में थी बड़ी मुश्किल थी, फॉल्ट टॉलरेंस। इन्होंने अपना एक नया मॉडल बनाया जो कि कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए ही इन्होंने ट्राई किया। चैट जीपीटी ने क्या किया, अपने वालों ने एक नया मॉडल ट्राई किया जो कि स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट है, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर से रिलेवेंट आपकी जितनी चीजें होती हैं उसके ऊपर ट्राई। और जनरल पर्पस उसका नाम क्या है, उसका नाम क्या है दोस्तों, कंप्यूटर से रिलेवेंट जो आपकी यूआईज हैं, चाहे वो आपके पास यूआईज कौन सी है, मैक की, लिनक्स की, एंड्रॉइड की है या विंडोज। तो जो भी आपके पास वर्जन मौजूद है ऑपरेटिंग सिस्टम का, उनको कंट्रोल करने, उनके जितने भी फीचर्स हैं, जितने भी ऑप्शन हैं, सब कुछ जानते हैं बहुत अच्छे से। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज वगैरह बहुत अच्छे से जानते हैं, वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे से ट्रेन हुई। उसका नाम है कंप्यूटर यूज प्रीव्यू, यही उस मॉडल का नाम। तो जब हम उसका इस्तेमाल करेंगे, उन्होंने उस डॉक्यूमेंटेशन में दिया हुआ है, तो डॉक्यूमेंटेशन का नाम है इसमें भी मौजूद होगा ये। कंप्यूटर यूज प्रीव्यू, ये मॉडल इन्होंने ट्राई। अच्छा ये मॉडल सबके पास, अगर आपके पास सिर्फ एक पीस की है तो सबके पास अवेलेबल नहीं है। तो हमारे पास फ्री टायर अगर आपको इसके अंदर मुख्तलिफ कैटेगरीज आपके अकाउंट की, तो अकाउंट की कैटेगरी आपके पास अगर टायर 3 की है, ठीक है, आरपीएम क्या है, आर से क्या है, कुछ तो होगा, सर्च कर लिए, ठीक है। तो क्या है, रिक्वेस्ट पर मिनट, ओके। तो अगर आपके रिक्वेस्ट पर मिनट इतनी आपकी आती है तो आपके पास ये मौजूद होगा फ्री टायर, चेक करने के लिए आती, ओके। तो हमें पता चल गया कि आरपीए वाला या हमारे पास टायर 3 के अंदर मौजूद है, तो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। महंगा जितने भी इसके मॉडल हैं सब में सबसे महंगा मुझे यही लगा, बाकी कंपैरिजन कर लीजिएगा। तो हमारे पास कंप्यूटर यूज मॉडल है जिसको इस्तेमाल करते हुए आप कंप्यूटर के जितने भी फीचर्स हैं उन्हें कंट्रोल करवा सकते हैं। किसी भी पिक्चर को भेज के वो बता देगा उस पिक्चर में क्या है। और मैं अगर टास्क दूं कि मुझे एक अकाउंट क्रिएट करना फेसबुक का, होम पेज का लिंक दे दूं, तो ये बताएगा कि आपकी इस स्क्रीन पे जो रेजोल्यूशन है, इस बटन के ऊपर जाके आप क्लिक करोगे तो साइन अप का फॉर्म खुलेगा। साइन अप का जैसे ही फॉर्म खुलता है तो उसके अंदर जितने फॉर्म के अंदर चीजें मौजूद हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, वो सारी डिटेल पढ़ के आपसे कहेंगे कि ये वैल्यू उसके अंदर पास कर देंगे। तो जिस तरह इंसान को आप टास्क देते हो कि मेरी डिटेल आपके पास मौजूद है, मेरा एक अकाउंट लिंक्डइन पे बना, तो वो लिंक्डइन की प्रोफाइल पेज, साइन अप पेज खोल के जितनी भी चीजें प्रोसेस होती हैं वो कर जिस इंसान करता है। अच्छा तो ये जो आपके पास टूल है ये काम कैसे करता है, ठीक है ना। चले हमने ऑनलाइन क्लास को चलाया है, तो ऑनलाइन क्लास में आप चलता हुआ देखें, ठीक है। तो हमने ऑनलाइन क्लास के अंदर इसको चलाया, इसका कोड भी जो है ऑलरेडी मैंने इसके अंदर किया हुआ है। तो हमारे पास जो हमारी मैप रेपो है उसी रेपो के अंदर 01 क्लाउड, और उसके अंदर हमारे पास होगा नीचे अगर हमारे ऑप्शन है टूल्स, तो 01 के अंदर टूल्स मौजूद है, 08 के अंदर टूल्स है, और टूल्स के अंदर mac.py मैंने बाहरी बना दिया, ठीक है। तो mac.computer.py पैड होने के बाद ही आपको टायर 3 के अंदर होना चाहिए। तो
तो आपको एक्सेस मिलता है। ठीक है, आप प्राइवेटली यूज अगर इसको करते हैं तो ये सबको नहीं दे रहा, ये उन यूजर्स को दे रहा है क्योंकि ये अंडर डेवलपमेंट है। बीटा वर्जन इसको नहीं दे सकते, ये भी मैच्योर नहीं है, प्रोडक्शन लेवल के लिए इन्होंने रेडी नहीं किया, लेकिन फिर भी मार्केट में जो डेवलपर्स उनको दे नहीं जा रहे हैं उसको पर भी देखें और उनके जो फीडबैक आते जा रहे हैं उसकी बेसिस पर उसको फाइन ट्यून करते जा रहे हैं। तो नहीं, इसका काम ये है कि इंसान की तरह एजेंट को बड़े इस्तेमाल करना, इंसान की तरह जब मैं इंसान को कोई टास्क देता हूँ कि ये कंप्यूटर ऑन करो, तुम्हें प्रोफाइल बनानी है, तुम्हें साइन अप करना है, तुम्हें पीडीएफ वगैरह अरेंज करनी है, तुम्हें पिक्चर्स को अरेंज करना है, तो जो टास्क मैं इंसान को देता था और मैं जाके वो एफर्ट्स करता था, फोल्डर बनाना, फाइल्स बनाना, चीज़ों को प्लेस करना, आपकी कोई डॉक्स लिखना, तो जो भी मैनुअल काम इंसान करता था तो वो डिसीजन मेकिंग वाला काम ऑटोमेटिकली कौन करेगा? एजेंट। ठीक है, अब ये काम कैसे करेगा? तो सिंपल अभी जो इसका प्रोसेस है, आप भी जब कंप्यूटर का यूज करते हो आप क्या देखते हो? कंप्यूटर की स्क्रीन, जैसे इस वक्त मैं सामने स्क्रीन खुली हुई, इस स्क्रीन के अंदर एक रो का बटन मुझे दिख रहा है, कोड दिख रहा है और क्या है, ब्लैंक दिख रहा है और जिसने कमेंट किया हुआ है दिख रही है। अगर हम कंट्रोल 0 कर दें तो एक्चुअल जितनी चीजें वो सारी चीजें दिखेंगी, तो कंट्रोल 0 करेंगे ना तो ये ओवरऑल आपका यूआई नजर आता है। तो नॉर्मली आप जब रेजोल्यूशन पे खोलते हैं कंप्यूटर को 1024 by 768, इस रेजोल्यूशन के ऊपर आपकी तमाम की तमाम चीजें हम ओपन करते हैं। तो इन्होंने क्या किया, इंसान भी एक पर्टिकुलर रेजोल्यूशन पे लैपटॉप में सेट करता है, इन्होंने कहा कि डिफॉल्ट रेजोल्यूशन में सेट कर दें 1024 by 768। ठीक है, ये रेजोल्यूशन सेट कर देता है। उसके बाद जो भी मैं इसको टास्क दूंगा उसके लिए ब्राउज़र ओपन करना, गूगल ओपन करना, कोई फाइल ओपन करना, कोई सॉफ्टवेयर ओपन करना, आपको इस रेजोल्यूशन के अंदर हर एक चीज नजर आ रही है। मैं अगर कहता हूं टाइम जो इसका टाइम अपडेट नहीं है, टाइम जो है वो अपडेट करो, ठीक है, यूएस टाइम को काफी टाइम सेट कर दो, तो आपको ये चीज पता है कि पूरी स्क्रीन पे टाइम वाला पोर्शन कहां पे, बॉटम राइट। अच्छा मैं कहता हूं कि यार ये कोड हुआ हुआ है, इसके अंदर ना लाइन नंबर 1 में जो चीज नोट की है उसकी स्पेलिंग गलत है तो अपडेट कर दीजिए। आप क्या करो, एक और रिक्वेस्ट क्रिएट कर दो, उसको अपडेट करो, तो आप एडिट के बटन पे क्लिक करके अपना कोड करेंगे तो आपको पता है कि एडिट के बटन पे क्लिक करना पड़ेगा और आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इन सब चीजों का पर्पस क्या है दोस्तों, कि आप सारे के सारे काम जो है विजुअलाइज की मदद से करते हैं, विजुअलाइजेशन देखते हैं। अब इसमें क्या होता है कि आप स्क्रीन देखते हो, स्क्रीन देखने के बाद आप एक्शन डिसाइड करते हो कि कौन से बटन पे जाके क्लिक करना है, टाइपिंग करनी है, राइट क्लिक करना है, डबल क्लिक करना है, उसे डिलीट करना है। तो जितने भी ऑपरेशन आप माउस और कीबोर्ड की मदद से करते हो यही तो कंप्यूटर ऑपरेटर करते हैं। तो दो डिसीजन देते हैं कि तस्वीर पे कहां जाके कौन सा इनपुट डिवाइस से हमें काम करना है, क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक या कहीं पे जाके कोई चीज टाइप करनी है, वो सारे डिसीजन देता है। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आइडेंटिफाई करना, वहां जाके टाइपिंग करना, क्लिक करना, डबल क्लिक करना एंड फाइनली उसको प्रोसेस करके एंटर का बटन प्रेस करना, रिक्वेस्ट को सबमिट करना। तो ये सारे प्रोसेस हो गए। अच्छा, तो हमने लाइव क्लास करके किया, आप लोग भी करेंगे। अच्छा, आप लोग के पास तो एपीआई कितने लोगों के पास एपीआई कीज अभी मौजूद है? कितने लोग हैं एपीआई कीज, कितने लोगों के पास मौजूद है? ओपन एआई की या अल्लाह क्यों ने जरा हैंड रेस किया? एक तो नहीं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, वरना तो सिर्फ एक स्टूडेंट है जिसके पास ओपन एपीआई की कीज मौजूद है। और यकीनन आप टायर 3 में भी नहीं, टायर 3 में भी नहीं, ठीक, तो कोई मसला नहीं, आप उसको कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। बताइए जरा मुझे कहां से पता चला था? अच्छा, सबसे पहले अगेन आपने अपने डैशबोर्ड पे जाना है और यहाँ पे जब मैं सेटिंग्स पे किया था डिफरेंट जगहों से पता चल सकता है। मैंने जहाँ से निकाला था कि सेटिंग्स में जाके
यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं लिमिट्स, कि भाई मेरे अकाउंट में लिमिट्स क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें मैं यूज कर सकता हूँ, कितनी तादाद में यूज कर सकता हूँ, सारी डिटेल लिमिट्स के अंदर आ रही है। ये टॉप पे लिखा है। ये कैसे बढ़ता है, जैसे जैसे आप यूज करते जाएंगे अपनी एपीआई की इसको, तो टीयर 2 में जाने की पहली रिक्वायरमेंट ये है कि आपने $50 स्पेंड करना है। तो शायद यहाँ पे लिखी भी हो कि टीयर 2 में कैसे जा सकते हैं। $50 जब आप स्पेंड करते हैं आपको ऑटोमेटिकली टीयर जो है वो बढ़ जाती है। तो अभी मेरा जो है यूजेज टीयर 1 है, इन्होंने कहा है कि $50 स्पेंड करो और 7 दिन फॉर सक्सेसफुल पेमेंट, तो एटलीस्ट 7 डेज पास होने चाहिए सक्सेसफुल पेमेंट के बाद, तब मैं टीयर 2 की शिफ्ट कर सकता हूँ। फिर टीयर 2 की रिक्वायरमेंट होगी, यहाँ लिखी भी आ रही होगी भाई टीयर 3 में कैसे जाना है, वो यकीनन होगी $100 स्पेंड करें तब जाओगे। तो कुछ इस तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं जिससे जो है आपका टीयर अपडेट हो जाएगा। टेंशन नहीं है, जब क्लाइंट के काम करेंगे तो पता नहीं कितने कितने डॉलर खर्च कर देते हैं आप। अच्छा, तो अब नेक्स्ट वाले क्या है? नेक्स्ट हमें स्कूल पे काम करने के तरीके को समझना है। इंसान पिक्चर को देखता है, विजुअलाइजेशन स्क्रीन को, यूआई को देखता है। दूसरा, देखने के बाद हमारा जो ब्रेन है वो एक्शन लेता है कि मुझे एक गोल दिया है, साइन अप करना है, लॉगिन करना है, जो तो स्क्रीन को देख के डिसाइड करना कि कहाँ जाके क्लिक करना है, कहाँ जाके डबल क्लिक करना है, कहाँ जाके टाइपिंग करनी है और क्या टाइप करना है। तो सारी चीजें मुझे कौन बताता है? ब्रेन। एलएलएम भी सेम यही काम करता है। कंप्यूटर यूज रिव्यू वाला जो हमारे पास एलएलएम है, उसको हम पिक्चर भेजते हैं और वो पिक्चर देख के ये डिसाइड करता है कि कहाँ पे जाके किस एक्स और वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट में जाके आपने क्लिक, डबल क्लिक, राइट क्लिक या जो भी आपके पास इनपुट डिवाइसेस जो आपके पास मौजूद हैं, तो क्या क्या है? कीबोर्ड और माउस। तो कीबोर्ड और माउस से जितने ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हैं, उस कोऑर्डिनेट्स के ऊपर जाके ऑपरेशन परफॉर्म करना स्टार्ट करें। उस होल जो आपने उसको गोल दिया है उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। तो अब ये काम कैसे होता है? अच्छा, इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन दोबारा है, अपने टूल्स के ऊपर देखते हैं तो उसके अंदर डायग्राम दी हुई है। एक तो अपने एजेंट की डॉक्यूमेंटेशन है, एक ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन है। आई थिंक आपने सर्च किया तो याद नहीं, तो ओपन एआई की डॉक्यूमेंटेशन पे हम आते हैं। कंप्यूटर यूज टूल यहाँ पे देखने क्या कहाँ से क्या आई थिंक सी वे वाला होना चाहिए, कंप्यूटर यूजिंग एजेंट, ठीक है। तो सी वे ए हम मॉडल का नाम क्या है हमारे पास दोस्तों? अच्छा, ये पैराग्राफ एक दफा पढ़ लें नोट्स के साथ, फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं। जी Computer use is a practical application of our computer using agent CUA। तो कंप्यूटर यूजिंग एजेंट के लिए आपने जो है नाम से पता चल रहा है भाई ये एजेंट आपके पास आपके कंप्यूटर को यूज करते हुए काम करेगा। इस मॉडल का नाम जो है हमारे पास क्या है? कंप्यूटर यूज प्रीव्यू। प्रीव्यू यहाँ पे इसलिए लिखा आ रहा है क्योंकि प्रीव्यू से पता चल रहा है टेस्टिंग अभी फेज में है, जिसका मतलब अभी ये इसलिए टीयर 3 वालों के लिए खोला है ताकि उसको टेस्टिंग वगैरह कर सके, खेल सके, उससे फीडबैक दे सके, ताकि जो है इसमें फिर इम्प्रूवमेंट हो और फिर बाकी लोगों के लिए भी ये अवेलेबल हो सके। Which combines the vision capabilities of GPT-4o with advanced reasoning to simulate controlling computer interface। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि भाई 4o की जो आपके पास नॉलेज है उसको यूज करते हुए ये एडवांस रीजनिंग करता है। रीजनिंग से मुराद ये कि जो भी आप उससे प्रॉम्प्ट देंगे
वो आपने फॉर एग्जांपल बोला भाई मुझे एक गूगल डॉक्स के अंदर डॉक्यूमेंटेशन बना के दे दो एजेंटिक एआई। अब ये आपने एक टास्क दिया उसे इनपुट के अंदर, अब वो इसमें रीजनिंग करेगा। रीजनिंग से मुराद क्या कि भाई आप उसको एक प्रॉम्प्ट दिया, अब वो पहले आपके लिए ब्राउजर खोलेगा, ब्राउजर खोलने के बाद अच्छा ब्राउजर खोलने के बाद चेक करेगा भाई आपका जो आउटपुट था वो आपका अचीव हुआ नहीं हुआ, तो सिर्फ ब्राउजर खुला है। फिर उसके बाद टैब खोलेगा, गूगल डॉक्स खोलेगा, ये रीजनिंग कर रहा है जब तक आपका आउटपुट जनरेट नहीं होगा। उसके बाद जब वो पूरी डॉक्यूमेंटेशन लिख लेगा, उसके बाद उसको देखेगा अभी डॉक्यूमेंटेशन तैयार है, तो फिर आपका फाइनल आउटपुट आएगा। ये खुद को बार बार कॉल करता रहेगा, रीजनिंग करता रहेगा, और इसकी इंटेलिजेंस इस्तेमाल करता है GPT-4 वो जितना ही इंटेलिजेंट होगा। थ्रू रिस्पॉन्सेस API, यहाँ पे हमारे पास कंप्यूटर यूजेस अवेलेबल थ्रू रिस्पॉन्सेस API, या हमारे पास जैसे चैट कंप्लीशन API है उसी तरह से हमारे पास एक और है रिस्पॉन्सेस API, जो कि हम आगे चल के इसको पढ़ेंगे। इट इज नॉट अवेलेबल, चैट कंप्लीशन API में अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे कोई डिटेल यहाँ पे हमारे पास वही डिटेल आ रही है जो अभी हमने डिस्कस करी। कंप्यूटर यूज इज इन बीटा, सब ये टेस्टिंग वाले फेज पे, जिसका मतलब ये है कि ये सबके लिए अवेलेबल नहीं होगा, बिकॉज द मॉडल इज स्टिल इन रिव्यू एंड मे बी susceptible to exploit and inadvertent mistakes। तो मतलब यहाँ पे जो है हमारे पास गलतियाँ ये कर सकते हैं, ज़्यादा आप इसको कंप्यूटर का एक्सेस कर रहे हैं तो अब ये कुछ ऐसी रिस्क काम नहीं कर सकता है जो कि आपके लिए हो सकता है फाइल्स वाइज डिलीट कर देना और परमानेंटली डिलीट कर देना। तो इसीलिए इसको जो है यहाँ पे रिव्यू में रखा है ताकि जो है इसको सेफ साइड में हम टेस्टिंग कर सकें और जो है उसको फिर टाइम टू टाइम इम्प्रूव कर सकें। तो भाई इन्होंने साफ साफ मेंशन किया भाई कि भाई आपने फुली इस पर ट्रस्ट नहीं करना है कि भाई आप सारे काम किसी से कराने लग जाओ, पता चले ये सारी आप पे काम करने लग जाओ और भाई आपकी फाइल्स वगैरह डिलीट कर दे गलती से, तो फिर वो एक प्रॉब्लम है। तो हमारे पास यहाँ पे लिमिटेशंस वगैरह दी हुई हैं, रिस्क वगैरह बताए गए हैं, और जो हमारे पास पॉलिसीज और बिजनेस टर्म्स के भाई आपका डेटा ये किस तरह से यूज करता है उस हवाले से चीजें यहाँ पे मेंशन हैं। ये हमारे पास डायग्राम है कि भाई किस तरह से वर्क कर रहा होता है, तो आप देख सकते हैं मैंने अभी शुरू में भी डिस्कस किया था। या आपका कंप्यूटर एनवायरनमेंट है, जो भी आपने इसको टास्क दिया होगा ये क्या करेगा, उस एनवायरनमेंट का स्क्रीनशॉट लेगा, उस स्क्रीनशॉट की बेस में CUA मॉडल कंप्यूटर क्या था लिखा होता है, कंप्यूटर यूजिंग एजेंट, CAU कंप्यूटर यूजिंग एजेंट को देगा। कंप्यूटर यूजिंग एजेंट उसमें से काम का डेटा निकालेगा और जो है आपको बताएगा कि भाई क्या चीज आप उस पेज पे करनी है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है बताया हुआ है, ये किसने बताया, ये CUA मॉडल ने बताया है कि भाई आपने बटन पे क्लिक करना है। कौन से बटन पे क्लिक करना है, जिसका जो कोऑर्डिनेट्स है वो ये 286 x एक्सिस पे और y एक्सिस पे 102। वो कहाँ से निकाला भाई, ये स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट इसने लिया है इस वाली पिक्चर का। तो अगर आप इस पिक्चर में भी देखें फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो x एक्सिस और y एक्सिस के इसने कोऑर्डिनेट्स लिए हैं वो बटन यहाँ लेफ्ट साइड पे शायद अवेलेबल है। तो कोऑर्डिनेट्स उसके निकाले इसने और जो है वो इसको भेज दिए वापस आपके एप्लीकेशन कोड को भेज दिया। एप्लीकेशन कोड ने क्या किया, क्लिक का फंक्शन यूज किया और जो है जहां पे आपने बताया था कोऑर्डिनेट्स लेफ्ट के बटन के उस पे उसने क्या कर दिया, क्लिक कर दिया। ये क्लिक वाला काम कौन करेगा, LLM करेगा या कौन करेगा, ये मॉडल करेगा एप्लीकेशन कोड।
कौन सी लाइब्रेरी, कौन सा पैकेज करेगा? प्लेराइट ये वाला काम करेगा आपके लिए, जिसकी स्पेलिंग इस तरह से WRIGHT। तो ये आपके पास ये काम करेगा, ये क्लिक करेगा आपके लिए, आपके कहीं पे भी जो भी बटन है उस पर, और फिर आपका ब्राउजर नेक्स्ट स्टेप पे चला जाएगा। जो भी नेक्स्ट स्क्रीन आएगी उसका स्क्रीनशॉट लेगा, फिर उसके बाद वही चीज़ है ना, लिसनिंग करता है, स्क्रीनशॉट लेगा, फिर उसके बाद ये प्रोसेस आपके पास चलेगा कि भाई अगला कौन सा बटन क्लिक करना है, फिर उसके बाद एप्लीकेशन कोड आएगा, फिर उसके बाद आपका फिर से कंप्यूटर एनवायरनमेंट में आ जाएगा। तो इस तरह से आपका फ्लो ये चल रहा होता है आपका, जब भी आप इस मॉडल को यूज करते हैं। यहाँ नीचे लिमिटेशन बार है, कुछ कोड भी दिया है जो कि बहुत सिंपल कोड करने की कोशिश करी है कि टूल्स के अंदर आपने कंप्यूटर यूज रिव्यू वाला जो है मॉडल पास किया है, टाइप बता दी कि ये आपने मॉडल यूज करना है। ठीक है, विद और हाइट किस चीज की है, जितने हिस्से का उसने स्क्रीनशॉट ले, बढ़ा दूं, मेरी स्क्रीन बड़ी है फॉर एग्जांपल, मैं इसको बढ़ा दिया भाई इतने हिस्से का स्क्रीनशॉट ले। एनवायरनमेंट में मैंने बता दिया भाई ब्राउज़र यूज करो, अगर मैंने यहाँ पे विंडोज वगैरह भी लिख सकता हूँ, लेकिन विंडोज अगर लिख दिया तो मैं विंडोज से रिलेटेड को काम कर सकता है, तो फिर अगेन रिस्क फैक्टर आ जाएगा कि कुछ मेरी विंडोज के अंदर से कुछ चीजें डिलीट ना कर दे गलती से। तो ब्राउजर आपने यूज किया, ब्राउजर में कुछ भी कर सकता है, वो मसला नहीं है। क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा सेटिंग्स चेंज कर देगा थोड़ी बहुत गलती से, तो वही चीज़ है कि अभी ये रिस्की है, लेकिन इन्होंने यहाँ पे ये अच्छा किया है, इन्वायरमेंट में बता दिया है कि भाई ब्राउजर यूज करो। रोल के अंदर फिर आपने इनपुट दिया, इनपुट के अंदर आपने अब ये रिस्पॉन्सिव एपीआई है, तो उसके अंदर आपने इस तरह से देखा होगा कि सबसे पहले यूजर का प्रॉम्प्ट होगा। अच्छा नोट करें यहाँ पे एजेंट्स एसडीके यूज नहीं कर रहा, एजेंट्स एसडीके यूज नहीं कर रहा। एजेंट्स एसडीके में जब ये चीज आएगी, अभी मेरे ख्याल से इसमें फुली सपोर्टेड नहीं है, बट जब ये चीज स्टेबल हो जाएगी तो एजेंट्स एसडीके की डॉक्यूमेंटेशन में भी आपको एक अच्छी एग्जांपल मिल जाएगी। बट ये यहाँ पे क्या यूज कर रहा है, रिस्पॉन्सिव एपीआई। हम जो यूज कर रहे हैं वो अभी कौन सी है, चैट कंप्लीशन एपीआई। तो कुछ ना कुछ इसमें डिफरेंसेस होंगे। हमने यहाँ पे प्रॉम्प्ट दिया, इस तरह से प्रॉम्प्ट देंगे, उसके बाद यहाँ पे आपके पास रीजनिंग, रीजनिंग के अंदर हमने बता दिया भाई समरी देना, कंसाइज समरी आपको देना। ट्रांकेशन ये क्या चीज है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। खैर उसके बाद आपके पास कोड आप देखें बिल्कुल सिंपल सा ही है कि आपके पास जो है एपीआई को कॉल कर देगा। आउटपुट आपके पास कुछ ऐसा आएगा जिसके अंदर वो बता रहा होगा भाई ब्राउजर क्लिकिंग ऑन द ब्राउजर एड्रेस बार। यहाँ पे देखिए सारे एक्शंस बता रहे हैं कि भाई कहाँ पे क्लिक करना है, उसके कोऑर्डिनेट्स बता रहा है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के सारे काम खुद ही करेगा। प्लेराइट में लाइब्रेरी में आगे यूज होगी जो कि क्लिकिंग वाला काम करेगी, आपके लिए ब्राउजर खोलेगी, ब्राउजर पे क्लिक करेगी, ब्राउजर के साथ साथ में टाइप करेगी, सारी प्लेराइट वाली ये वाली लाइब्रेरी आपके पास करेगी। अच्छा इसका ना एक कोड जो है अपने एजेंट से मैंने लिख दिया है, तो हम आते हैं अपनी ऑफिशियल कोई computer.py की फाइल जो बनी हुई है रेपो पे, तो वहाँ पे मैं ये फाइल आपके पास है। इस कोड को आप एक दफ़ा गो थ्रू करें, ठीक है, कोड कितना आपको समझ आता है। देखो ऊपर एजेंट देखिएगा, रनर के अंदर जहाँ आपने एजेंट बनाया है नीचे, तो रनर के अंदर हमने टास्क को पास किया, तो रनर हमारे पास कहाँ है, ये नीचे लाइन नंबर 42 पे हमने कहा सर्च फॉर एसेट स्पॉट और न्यूज़ एंड क्या है समराइज। तो आप उसको कोई भी टास्क ब्राउजर बेस्ड टास्क दे दें। वैसे तो वेबसाइट हमने कर दिया था वो बैकएंड के ऊपर लाइक हेडलेस ब्राउजर खोलता है, सर्च करता है, उसके अगेंस्ट जो भी काम होता है आपको करके डालता है, तो ब्राउजर बेस्ड एफिशिएंट जो ऑपरेशन वो उससे परफॉर्म होता है। हमें जो ऑपरेशन परफॉर्म करवाने वो आपके फोल्डर फाइल्स या विंडोज में या लिनक्स में करवाने
करवाना हो तो वो आप करवा लीजिए, लेकिन स्टार्टिंग में से कर रहे हैं हम ब्राउजर से ही करें। तो हमने कहा कि ऐसा स्पॉट के बारे में जो न्यूज़ है उससे आप फाइंड करो, मुझे समरी करके बताओ। तो देखा जाए कि वेब सर्च वाले काम के बाद ब्राउजर सर्च, तो ये ब्राउजर खोलेगा, ब्राउजर बाकायदा ब्राउजर खुलेगा, आपकी स्क्रीन लेगा, नेक्स्ट क्लिक करेगा, दूसरा पेज खोलेगा, तीसरा पेज खोलेगा, टॉप ट्रेंडिंग न्यूज़ जो उसको समझ आएगी वो निकालेगा, उसकी समरी करेगा और फाइनल आपको आंसर दे देगा। तो कितने वो लिंक खोलेगा हमें नहीं, जब तक कि वो मुतमईन नहीं होता कोई भी रिसर्च पढ़ते हो, और उसके बाद वो आपको आंसर करके दे देगा जो फाइनल आंसर होगा। तो देखा जाए कितना सिंपल सा कोड है। हमने एक फंक्शन बनाया है, टॉप से बनाया, तो इससे भी ऊपर है हमने एक फंक्शन बनाया मैथ का फंक्शन, ठीक है। मैथ के फंक्शन में हमने क्या किया, विद का ब्लॉक लगाया, लोकल रीड राइट कंप्यूटर में। तो आपने विद के जरिए एक कंप्यूटर जो है वो क्या करना है, ताकि इस ब्लॉक के अंदर कंप्यूटर यूज हो। तो कंप्यूटर हमारे पास एक लोकल वेरिएबल है। अच्छा, ये कंप्यूटर जो है प्ले राइट से हमें ये फायदा है, आपका जो कंप्यूटर है उस कंप्यूटर में जितनी चीजें, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करना चाह रहे हो या ब्राउजर, वो चीजें इसके जरिए। तो विद के जरिए जो हमने कंप्यूटर बनाया है, प्ले राइट के बाद अगर आपके पास प्ले राइट इंस्टॉल है तो आपके कंप्यूटर का पूरा एक्सेस इस कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट का। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना है एज कीवर्ड के बाद बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर सारी पावर्स मौजूद हैं जो आपने सुनी। तो प्ले राइट आपने इंस्टॉल किया हुआ, इंस्टॉल करने के बाद सारी इंफॉर्मेशन वो आपने इसको दे दी। अच्छा, अब इस कंप्यूटर यानी जो आपका कंप्यूटर लोकल कंप्यूटर, उसका जो एक्सेस है ऑब्जेक्ट बना दे और उसको हमने पास कर दिया कंप्यूटर टूल जो कि कहां पे डिप्लॉय हुआ है, ओपन एरिया के सर्वर। तो हमारे कंप्यूटर की जितनी स्क्रीनशॉट लेगा वो इस कंप्यूटर के ऑब्जेक्ट के जरिए लेगा और हर दफा इस जो आपका होस्टेड या होस्ट हुआ टूल है उसको भेजेगा और वो फिर डिसीजन बताएगा कि अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट क्या करना है। टारगेट डेफिनेशन में रनर के अंदर दिया हुआ कि तुम्हारा टारगेट एसएफ न्यूज़ को सर्च करना, उसको समराइज करना और उसके लिए पहली स्क्रीनशॉट, दूसरी स्क्रीनशॉट, तीसरी स्क्रीनशॉट वो लेता जाएगा और उसके अगेंस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता जाएगा एंड फाइनल आपको आंसर देगा। अच्छा, ये जो टूल आपने बनाया है विद कंप्यूटर, अब ये विद कंप्यूटर टूल के अंदर और भी बहुत सारे डिटेल, अब वो सारे डिटेल क्या है वो कोड आप नीचे देख के एक दफा समझेंगे। तो सबसे पहले तो आपकी जितनी भी देखिए सी है कंप्यूटर यूज एजेंट की प्ले राइट की। अब प्रॉब्लम क्या है, हमें कन्वर्ट करना है जो प्ले राइट की कीज, जैसे कि डिवाइड के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं फॉरवर्ड स्लैश, जबकि वहां पे प्ले राइट का इस्तेमाल करेगा डिवाइड। इसी तरह दो दफा बैक स्लैश जो है वो हम उसको फ्लोट डिवीजन है इसको काम के लिए कहते हैं, इसका बैक स्लैश, इसका ऑल्ट को कैपिटल ऑल्ट, तो मींस इन्होंने मैपिंग कर दी, मैपिंग दी है। अब ये चाहे आगे जाके कि एज डिग्री के अंदर पैकेट को छुपा, ठीक है, आगे जाके उसको हाइड कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने हाइड नहीं किया, सामने वो कीज कि अगर आपको कोई और कीज भी पता है वो ऐड करना चाह रहे हैं, तो अगर ये विंडोज की शॉर्टकट है तो आप ये शॉर्टकट मैक की करना चाह रहे हैं ये किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम में तो आप कर सकते हैं। अच्छा, ये जितनी भी आप चीजें ये शॉर्टकीज देख रहे हैं ये सारे आप ब्राउजर में इस्तेमाल करते हो, टैब का बटन इस्तेमाल करते हो, ठीक है, विंडो का बटन आप इस्तेमाल करते हो, सुपर स्पेस और सब स्पेस, सुपर एंड सब जो भी आपके पास होता है। अच्छा, फिर इसी तरह स्पेस का बटन है, शिफ्ट का बटन है, पेज अप पेज डाउन, ठीक है, इसका ऑप्शन के साथ ऑल्ट का बटन। तो ये सारी इन्होंने क्या है इंसर्ट के लिए इंसर्ट, तो इन्होंने मैपिंग कर, मैपिंग से मुराद क्योंकि प्ले राइट जो है वो यूनिवर्सल समझते हैं। अच्छा, अब जब इन चीजों को समझता है तो परफेक्ट हो गया, हमने मैपिंग बना, अभी मेरे पास मैपिंग मौजूद है और इस मैपिंग को आगे इस्तेमाल करेंगे। नाम क्या है इस मैपिंग का, वेरिएबल का, तो ये वेरिएबल आगे इस्तेमाल होगा। तो अगर आप इसको क्लिक करें कहां इस्तेमाल हो ये आपको बता देंगे, तो डबल क्लिक करने के बाद वेबसाइट पे वैसे शो तो करता है कहां इस्तेमाल हो, लाइन नंबर 158 पे। तो
तो आपकी गेट की और गेट की के जरिए वो की हम डालते हैं स्मॉल के अंदर और उसके बाद वो आंसर आता है। ठीक, तो खैर अब हमारे पास मैपिंग मौजूद है, यहाँ से कोड आपका स्टार्ट है। तो अब क्या हुआ, हमने लोकल प्लेराइट कंप्यूटर बनाया, एसिंक्रोनस कंप्यूटर हम पास कर रहे हैं, यानी हम जितनी भी रिक्वेस्ट भेजेंगे वो एसिंक्रोनस। अब मुझे एसिंक्रोनस समझाने की आई थिंक जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये एसिंक्रोनस क्या है, ऑपरेशन परफॉर्म करे। अब इसकी हमने क्या किए, कुछ क्लास यानी एट्रीब्यूट्स जो हम सेट करें इस ऑब्जेक्ट। तो जो भी कंप्यूटर होगा उसके अंदर प्लेराइट जो कि ऑप्शनल या तो उसका प्लेराइट होगा या क्या होगा, तो बाय डिफॉल्ट सेट करें। फिर इसका ब्राउज़र होगा, क्या हो सकता है, नन बाय डिफॉल्ट। इसी तरह पेज होंगे और क्या होंगे, बाय डिफॉल्ट नन। जब आपका कंप्यूटर खुलेगा तो तीन चीजें के बैकएंड के ऊपर प्रॉपर्टी अपने पास सेट करेंगे जिसे बार-बार चेंज करें कि यार करंट पेज कौन सा है, करंट ब्राउज़र कौन सा खुला है और प्लेराइट से कौन सा एक्शन परफॉर्म हो रहा है, क्लिक, डबल क्लिक। तो ये हर दफा हर स्क्रीनशॉट के अगेंस्ट ये तीन प्रॉपर्टीज अपने पास रखेंगे। हमने सीखा है कि जब भी कंप्यूटर से स्क्रीनशॉट लेते हैं एलएलएम के पास जाता है, तो एलएलएम आपको तीन चीजें तो बताता है, यानी वो आपको बताता है किस कोऑर्डिनेट पे जाके क्या एक्शन परफॉर्म करना है। तो वो एक्शन परफॉर्म करवाने वाला प्लेराइट, तो प्लेराइट से आप क्लिक लेफ्ट क्लिक करवाए, प्लेराइट से डबल क्लिक करवाना, प्लेराइट से क्या करना, तो प्लेराइट से ऑपरेशंस इस्तेमाल करते हुए ब्राउज़र के पर्टिकुलर पेज के ऊपर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है वो सारी डिटेल हमारे पास होती है। अच्छा, फिर देखिए कुछ इन्होंने फंक्शंस बना दी। अब फंक्शन के नाम पढ़ते ही आपको नाम समझ आ जाए, जैसे कि गेट ब्राउज़र एंड पेजेस, उसकी डिटेल बाद में आप पढ़ते रहिएगा कि क्या कोड है, क्या लॉजिक है, सिर्फ फंक्शन के नाम पढ़ लें। तो फंक्शन नंबर 1 जो है वो क्या करेगा, आपका जो भी ब्राउज़र है उसके पेजेस जो है वो आपके सामने आते हैं, टोटल पेजेस। जब भी आप ब्राउज़र में सर्चिंग करते हैं तो नीचे आपके पेजेस दिखने वाले, तो उसकी डिटेल इसके पास आ जाएगी। अच्छा, बाय डिफॉल्ट कौन सा पेज खोलेगा, http bing.com। आप चाहें इस ब्राउज़र में जाना चाह रहे हैं सर्चिंग के लिए गूगल पे, तो आप गूगल सर्च इंजन चेंज कर सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद नीचे आप ये आपको ब्राउज़र और पेज दो चीजें रिटर्न करेगा ये फंक्शन। अच्छा, ए इंटर, ठीक है, ए इंटर क्या कर रहा है, स्टार्ट प्लेराइट एंड कॉल द सब क्लास ग्रुप फॉर गेटिंग ब्राउज़र पेजेस। अब इन्होंने बुक वगैरह नहीं पढ़े, तो ड्यूरिंग ट्रेसिंग या ड्यूरिंग ऑपरेशन जितनी भी चीजें ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, चाहे हैंड्स ऑफ हो, टूल कॉलिंग हो, उस दौरान पर्टिकुलर इवेंट परफॉर्म, तो हम हुक के जरिए उस पर्टिकुलर इवेंट के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट एजेंट स्टार्ट हो तो क्या करना है, टूल कॉलिंग स्टार्ट हो तो क्या करना है, तो वो बैकएंड के ऊपर सारा ऑपरेशन परफॉर्म करवा सकते हैं। तो इसी तरह इन्होंने क्या किया हुआ है, हुक इस्तेमाल करके, जो कि सब क्लास है इसकी प्लेराइट, और इसके जरिए हम क्या हासिल करेंगे, पेजेस, यानी आप किसी भी पेजेस पे क्लिक कर दो, डबल क्लिक कर दो, तो वो बैकएंड के ऊपर अपनी ट्रेसिंग के अंदर कोई ना ऑपरेशन बैकएंड पे परफॉर्म करवा ऑपरेशन के बाद आप क्या कह रहे हैं, क्या चीज अंडरस्टूड। उसका तो तरीका है ना कि यार ये फिक्स फंक्शंस है पर्टिकुलर काम करने के लिए, इंटर करने के लिए, डबल क्लिक करने के लिए, राइट क्लिक करने के लिए, लेफ्ट क्लिक करने के लिए, तो ये जो नाम लिखे हुए हैं ना फंक्शंस के फिक्स है, ठीक है। तो आपने वन टाइम एंटर किया तो ए एंटर कर दी, इसी तरह वन टाइम एग्जिट का बटन दबाया तो क्या है, ए एग्जिट। तो वो डेफिनेशन जब आप पढ़ोगे डिटेल में आपको खुद पता चलेगा।